हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 2 पे चल रहे हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखो और शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट वुड बी रियली ग्रेट। और हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में आज क्या क्या करने वाले हैं, लेट अस चेक इट आउट गाइस। आज हमारे टॉपिक्स ऑफ कंसर्न जो हैं दैट इज़ गोइंग टू बी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट आपको पता है कि इंथैल्पी क्या होती है, एच के साथ हम डिनोट करते हैं। पुराने वाले वीडियोस में हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है आप वापस जा सकते हो प्लेलिस्ट पे। पूरी एक प्लेलिस्ट आपकी ये रैपिड रिवीजन की बनी है, केमिस्ट्री फॉर नीट रैपिड रिवीजन। एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन करेंगे आज हम, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे और कुछ और टर्म्स भी हम लोग करेंगे जो कि हीट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट जो हमारा है दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट नाउ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बुलाते हैं। अगर क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है तो बच्चों याद रखो कि इट इज वन एंड द सेम थिंग। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज वन एंड द सेम थिंग। This is the enthalpy change जब 1 mole of a substance is formed directly from its constituent elements। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, दिस इज गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप दो कॉन्स्टिट्यूएंट से एक कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस याद है ना। उसी तरह से ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बुलाते हैं। राइट डेल्टा एच फॉर दिस इज -94.3 किलो कैलोरीज, विच मीन्स कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम F भी डाल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, it is -94.3 kilocalories. Or if you're taking another one, let's say we are taking carbon monoxide plus half of oxygen to give us carbon dioxide, तो इसकी भी जो enthalpy of formation होगी that is going to be -68.3 kilocalories. Or if you're taking hydrogen plus oxygen to give us water, then delta H formation over here, this is going to be -115.0 kilocalories. Alright, तो ये enthalpy of formation होती है। Now ये सारी की सारी आप देख रहे हो कि नेगेटिव है, which means that energy is going to be released, the reaction is exothermic. But if we are considering a reaction between carbon and sulfur for the formation of carbon disulfide, it is seen that delta HF over here is plus 22.0 kilocalories. So this is an endothermic reaction. जब हम लोग थर्ड रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉट द फॉर्मेशन रिएक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट से नहीं बन रही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि वो एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है और ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ओके, ओवर हियर व्हेन एवर वी आर टेकिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वी हैव टू सी कि एलिमेंट से ही बनना चाहिए। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं विच इज स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी। स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी जो होती है, इट इज द हीट एंथैल्पी ऑफ एनी कंपाउंड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास क्या हो गए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो उसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एच एफ नॉट। ओके, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी।
ओके, सो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हर एक एलिमेंट की अगर हम लोग लेते हैं तो उसकी एग्रीगेशन करके हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज आल्सो नोन एज हीट ऑफ कंबशन. So this is also known as heat of combustion. Heat of combustion क्या हो गया? When you're talking of heat of combustion, तो it is the change in enthalpy, या आप कह सकते हो it is the decrease in enthalpy, क्योंकि इसमें डेल्टा H हमेशा ही नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी. So this is the decrease in enthalpy when 1 mole of a substance is completely burnt. Very important, completely burnt. Like for example, अगर हम लोग कार्बन को बर्न कर रहे हैं to give us कार्बन मोनोक्साइड, तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -26.0 किलो कैलोरीज. सो ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हो गया इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नाउ वन इस वाले में हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड अगर हम लोग देते हैं तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्दर इसमें कार्बन मोनोक्साइड को हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन, और ये हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू -68.3 किलो कैलोरीज. ओके, सो कंप्लीट कंबशन के लिए हम इस डाटा को ऐड कर सकते हैं. CO और CO कट गया एंड वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड. Yes, you're right. This is also taken as enthalpy of formation of carbon dioxide. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? This will be 3 and 4 and 9. Minus 94.3 kilocalories is going to be the heat of combustion as well as the heat of or enthalpy of formation of carbon dioxide. All right. Now over here आपको मैंने बोला कि completely burnt जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पे ले रहे हैं. सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है उस पर हमको एक और चीज़ पता होनी चाहिए विच इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू. क्योंकि जब भी हम लोग फ्यूल्स कर रहे हैं या जब भी हम लोग बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो हमेशा हर एक फ्यूल की या हर एक फूड की देयर इज गोइंग टू बी कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, सो वी हैव द व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन value of heat of combustion which suggests for the efficiency of a fuel or food which is measured इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, तो मतलब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं या 1 ग्राम ऑफ फूड हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबोलाइज होता है उससे कितनी एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बुलाते हैं. अब हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, हायर द calorific value, more efficient is the fuel.
ओके तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको अरेंज करने हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट्स या कोई भी फ्यूल इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू और आपको वैल्यूज दी हुई है, तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आवर हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? इट इज द चेंज इन हीट एंथैल्पी व्हेन 1 mole of a substance is dissolved in excess of water. So that is what enthalpy of solution is. तो उसके बाद there is no further dilution which is required. Like for example, if you're taking KCl plus water to give us KCl aqueous. So ये पूरा का पूरा जो KCl है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो इसका जो डेल्टा H है, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज 4.4 किलो कैलोरीज। सो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी टू डिसॉल्व KCl इनटू वाटर। ओके, और इफ यू आर टेकिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स और उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन वाटर टू गिव अस crystals of copper sulfate. So these crystals, they are going to be blue and this is an exothermic process. तो जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो बीकर जो है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होगा? क्योंकि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नाउ जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वैल्यूज जो होती हैं हीट ऑफ सॉल्यूशंस की, उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? So that is again a very very important concept. So how do you explain them? Let's see. आजकल स्लाइड्स कुछ ज़्यादा ही हिल रही है ना? So हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं explanation of heat of solution. ओके, सो हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल गया कि जब भी हम लोग डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर तो दो फिनोमेना होते हैं। व्हाट आर दीज टू फिनोमेना? द फर्स्ट फिनोमेना इज हीट ऑफ आयनाइजेशन, और जो सेकेंड फिनोमिना होता है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर क्वेश्चंस। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सो हीट ऑफ आयनाइजेशन जो है, दिस इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस, टू सेपरेट द आयंस। एंड दिस वैल्यू, इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस, रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो मतलब रिलीज का मतलब क्या हुआ? रिलीज का मतलब हुआ कि डेल्टा H की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो डेल्टा H सॉल्यूशन क्या हो गया? एडिंग बोथ, isn't it? So that will be delta HI plus delta H hydration. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होगी, अब जैसे आपको दिया है, इन दोनों की वैल्यूज दी है और उन्होंने आपको बोला कि बताओ कि ये एंडोथर्मिक डेसोल्यूशन है कि ये एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन है, तो कैसे पता करोगे? तो उसमें अगर रिमेंबर, अगर डेल्टा HI की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी देन डेल्टा H hydration, then in that case
delta H solution will be positive, right? So जो dissolution होगा that will be endothermic. So it is endothermic dissolution. अब अगर उल्टा हो गया, डेल्टा एच आई इज लेस देन डेल्टा एच एच, सो यहाँ पे जो डेल्टा एच एस है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन. ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो प्रोसेस में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप देख सकते हो कि वेदर इट इज एंडोथर्मिक डेसोल्यूशन और इट इज एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन. ये वाला आपका जो कंपोनेंट है या ये वाला जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर हम लोग चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो गया एसिड plus base to give us salt plus water. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एसिड का HCl प्लस बेस का NaOH टू गिव अस NaCl प्लस वाटर. आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं H पॉजिटिव क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो ये हमें क्या दे देगा? ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड HNOH H2O. ठीक है, अब इस पे बच्चों याद रखो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि वाटर कितना बन रहा है या कितने H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं टू गिव अस वाटर, क्योंकि उसी के ऊपर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू डिपेंड. So every strong acid and strong base, the value of delta H is going to be constant, which is equal to minus 13.70 kilocalories or approximately equal to minus 57 kilojoules. ठीक है, पर अगर आप otherwise लेते हो, heat of neutralization is minus 57 point एग्जैक्ट अगर लिखना है तो minus 57.27 joules, सॉरी kilojoules. ऑलराइट, तो ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है उसमें आपने देखना है कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑलवेज द वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. नाउ if we are taking a strong acid and a weak base, then also the value is going to be less than 57.27. or if you're taking a weak acid and a strong base, then also it is going to be less than 57.27. and if you're taking a combination of a weak acid and a weak base, then also it is going to be less than 57.27. इस वाले सेक्शन में से हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नीट में जनरली ज्यादा आते हैं. अब हमारे पास आ गया और कौन सी टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर हीट ऑफ रिएक्शन. सो हमारे पास है, लेट्स से वी हैव एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? इंक्रीज इन एंथैल्पी. इंक्रीज इन एंथैल्पी का मतलब डेल्टा H is going to be positive. So this is the increase in enthalpy when 1 mole of a solid completely converts into a liquid.
is completely converted into liquid state at its melting point. So that is enthalpy of fusion. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं सॉलिड और वो कन्वर्ट हो रहा है into liquid, so delta H naught fusion, that is equal to 6.019 kilocalories or sorry kilojoules per mole. ठीक है, so this is enthalpy of fusion. उसी तरह से हमारे पास आता है enthalpy of vaporization. So what is enthalpy of vaporization? So enthalpy of vaporization क्या होता है कि again this is the increase in enthalpy. So इसके लिए भी delta H जो है that is going to be positive. So it is the increase in enthalpy when 1 mole of a liquid is converted into its vapors, is completely converted into its vapors. So example we can take over here is H2O liquid to H2O gaseous, and the value of delta H naught is going to be 40.63 kilojoules per mole. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट which is enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. So enthalpy of sublimation क्या हो गया? We've done enthalpy of vaporization. We are going to go on to enthalpy of sublimation. So what is enthalpy of sublimation? Again, delta H for this is going to be positive. So ये भी it is the increase in enthalpy when 1 mole of a solid is directly converted into its vapors. ठीक है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, ड्राई आइस जिसे हम बुलाते हैं, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस स्टेट. सो डेल्टा H जो इसका है दैट इज इक्वल टू 25.2 kilojoules per mole. Okay. So these are a few enthalpies. Apart from this आपके पास enthalpy of hydrogenation है, enthalpy of transition है, enthalpy of hydration हम already कर चुके हैं, enthalpy of dissolution भी हम लोग already कर चुके हैं. So these are the different type of enthalpies which we have. Now यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अब दो चीज़ें रह गई हैं इस टॉपिक में. वन इज द बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy which is very very important, and the Hess law of constant summation which is again very very important, which we are going to cover in our next video. So till that time just stay tuned और इस वाली रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखो, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो.